प्रदेश के मंदिरों का होगा सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी की धनराशि। बागेश्वर के हरजीव मंदिर, नीलेश्वर मंदिर और चंडिका देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी के कार्यों की मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की समीक्षा। इन्वेस्टर समिट से पहले कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण और गुणवत्ता परख कार्य करने के भी दिए निर्देश। गोलियों की आवाज से गूंजी धर्मनगरी ऋषिकेश। पर्यटकों ने स्थानीय युवक को हॉकी डंडों से पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लक्सर में मुर्दों के नाम आवंटित हुआ सरकारी मुआवजा। पटवारी पर धांधली का आरोप। ढाडेखी के ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत। तो चलिए आपको सीधे रुक करते हैं देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। से भी और राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत ही संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि का एक आवश्यक अंग है। हमारे राज्य की पुलिस भी अपनी इसी सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनेक चुनौतियों, जैसे आज नशा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा आदि का प्रबंधन हमारी पुलिस करती है। और इस वर्ष कांवड़ यात्रा में पूरे देश भर से आए हुए करीब 4 करोड़ से भी अधिक कांवड़ यात्रियों का और चारधाम यात्रा में अब तक का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इस वर्ष, जो कि 50 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं का यहाँ आने का अभी तक हो गया है, उस सभी को सुरक्षित बनाने का काम, उन सभी की यात्रा को सरल बनाने का काम और उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम, उसमें पुलिस ने अपना बहुत अविस्मरणीय योगदान विगत वर्षों में भी दिया है, इस वर्ष भी दिया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G20 का सम्मेलन, 3 सम्मेलन हमारे राज्य के अंदर आयोजित हुए। पहला रामनगर में, दूसरा और तीसरा ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में आयोजित हुए। और तीनों की ही व्यवस्था में पधारे हुए जो G20 के हमारे डेलीगेट्स थे, एक बड़ी चुनौती थी कि उनको भी सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, सुरक्षित तरीके से इस सम्मेलन को संपन्न कराया जाए। इस सभी व्यवस्था को चाक चौबंद उत्तराखंड पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया गया और तीनों बैठकें हमारी बहुत निर्बाध रूप से संपन्न हुई। और अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक नरेंद्र नगर में आयोजित हुई, जिसमें 4 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा, जो अनेक स्थानों पर आदि कैलाश, गुंजी, जागेश्वर धाम और पिथौरागढ़ में बड़ी जनसभा और साथ ही लगभग 7 किलोमीटर तक दोनों ओर से एक मानव दीवार जैसी व्यवस्था को संपन्न कराने का काम हमारी पुलिस ने किया, सुरक्षा में लगे हुए हमारे जवानों ने, अधिकारी गणों ने किया, जिसकी मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। आज हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने 2025 को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के रूप में सुनिश्चित किया है कि हम 2025 तक पूरी तरह से नशे से मुक्त करेंगे। और ये हमारे लिए सभी समस्याएं जो आज हमारे सामने चुनौतियां हैं, उनमें से प्रमुख रूप से एक है, जिससे निपटने के लिए
हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड पुलिस के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन भी किया है, जिसके माध्यम से वर्ष 2025 तक हमारी सरकार ने नशे को उत्तराखंड राज्य से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से पुलिस उसमें जन जागरूकता चलाकर, लोगों को इस अभियान में जोड़कर, स्वयंसेवी संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को, अनेकों संस्थाएं जो इसमें काम करती हैं, अनेकों अलग अलग प्रकार के लोग, उन सभी को एक साथ मिलाते हुए इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने का काम भी पुलिस के जिम्मे है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2021 से अब तक कुल 4000 से भी ज़्यादा नशे के जो सौदागर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 40 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स भी बरामद किए गए हैं। साथ ही राज्य में बढ़ रहे भू माफियाओं का तथा नकल माफियाओं से संबंधित जितने भी अपराध हैं, उन अपराधों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हम एक तरफ जहां कठोर कानून लाए हैं, वहीं हमने पिछले 2 वर्षों में 2000 से अधिक भू माफियाओं के विरुद्ध भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की गई है और 100 से अधिक नकल माफियाओं को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया गया है। साथियों, हमारी माताओं और बहनों का उत्तराखंड राज्य बनाने में विशेष योगदान रहा है और हम सब जानते हैं कि राज्य की जो आर्थिकी है, राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको चलाने में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और उनको राज्य में मातृशक्ति को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थानों पर महिला हेल्प डेस्क खोले गए हैं। महिला सुरक्षा हेतु उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंतर्गत गौरा शक्ति मॉड्यूल बनाया गया है, जिसमें अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। वैवाहिक मामलों में काउंसलिंग हेतु प्रत्येक जनपद में महिला काउंसलिंग सेल खोले गए हैं, जिसके लिए मैं उत्तराखंड पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करते हुए हमारी सरकार द्वारा पुलिस जवानों के कार्यस्थल एवं उनके बैरकों को स्मार्ट बनाए जाने हेतु भवन निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपए की धनराशि को बढ़ाते हुए 57 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। मैं आज इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी द्वारा क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार चोरी अथवा लूटी गई संपत्तियों की जो बरामदगी है, उसमें उत्तराखंड राज्य 68% के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश के थानों की स्वच्छता, अपराध एवं कानून व्यवस्था के आधार पर जो समीक्षा की गई है, जिसमें चंपावत जनपद का थाना बनबसा देश भर के 16,000 से अधिक थानों में टॉप 3 में स्थान बनाने में सफल हुआ है, जिसके लिए भी मैं पुनः अपने पुलिस के जवानों एवं अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सामान्यतः एक पुलिसकर्मी की 25 से 30 वर्ष की सेवा करने के बाद उसी पद से सेवानिवृत्ति हो जा रही थी और केवल 18% पुलिस बलों को ही प्रोन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे थे, जिसका हमने संज्ञान लेते हुए हमारी सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर लगभग 50% पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं, जिससे पिछले 1 वर्ष में लगभग 6000 विभिन्न श्रेणी के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोन्नति मिल पाई है। इतनी बड़ी संख्या में पदोन्नति उत्तराखंड पुलिस में पहली बार हुई है। अभी अशोक जी कह रहे थे कि उनके सेवा काल में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पदोन्नति हुई है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की जनशक्ति को बढ़ाए जाने के लिए विभिन्न श्रेणी के 1613 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है तथा विभिन्न श्रेणी के लगभग 1800 पदों पर जल्दी ही निकट भविष्य में भर्तियां कराई जाएंगी। हम पुलिस को और अधिक सशक्त एवं संवेदनशील तकनीकी रूप से दक्ष बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम यथासंभव हर प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए हम आने वाले समय में पुलिस जवानों को आधुनिकीकरण, उपकरण एवं शस्त्र उपलब्ध कराने के साथ साथ
उनके कार्यालयों को भी हाईटेक बनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे प्रसन्नता है कि संपूर्ण देश में हमारा राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पुलिस ने अपनी पहचान मित्र पुलिस के रूप में एक विशिष्ट रूप से बनाई है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अथक प्रयासों से इस गौरवशाली सेवा को सुशोभित करेंगे और उत्तराखंड पुलिस को कर्तव्यनिष्ठ और मित्र पुलिस की छवि को हमेशा बरकरार रखने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में पुलिस विभाग के उत्थान के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए और हमारे पूरे पुलिस विभाग के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर समय समय पर जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ती। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां प्रदेश के मंदिरों का अब सौंदर्यीकरण होगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनराशि जारी की है। बागेश्वर के हरज्यू मंदिर, नीलेश्वर मंदिर समेत चंडिका देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। आपको बताते चले, जल्द ही शुरू किया जाएगा मंदिरों के सौंदर्यीकरण का कार्य। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड प्रदेश के मंदिरों का अब सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनराशि जारी की है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय जुड़ चुके हैं। विनय, प्रदेश के मंदिरों का सौंदर्यीकरण होने वाला है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनराशि जारी की है। उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात, बड़ी उपलब्धि। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रदेश के जो मंदिर हैं उनमें सौंदर्यीकरण का जो कार्य होना है, उसको लेकर के यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा की जो धनराशि है वो यहाँ पर मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए जो है जारी कर दी गई है। क्योंकि जो देवभूमि है, देव की भूमि के नाम से जो है उत्तराखंड जाना जाता है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है मंदिरों को लेकर के जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार अब कवायद शुरू करने वाली है और जल्द ही जो है सौंदर्यीकरण को लेकर के जो है उत्तराखंड के जो मंदिर हैं उन पर काम शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि जो है जारी की है मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए। तो क्या लगता है, अब उत्तराखंड को इससे आगे क्या कुछ फायदा मिलता नजर आएगा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है आगे इसको लेकर? जिस तरीके से यहाँ पर अगर पर्यटन की भी बात की जाए तो क्योंकि पर्यटन जो है यहाँ पर लगातार जो है पर्यटकों की जो संख्या है यहाँ पर इस दौरान बढ़ी हुई देखने को मिलती है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए आते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर चारधाम यात्रा की भी अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा भी इस दौरान जो है यहाँ पर होती है, तो उसमें भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड पहुँचते हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है जो मंदिरों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो मंदिर है, मंदिरों को लेकर के यहाँ पर एक बार फिर से जो है यहाँ पर सीएम धामी ने जो है कार्य करना शुरू किया है और 1 करोड़ की जो धनराशि है वो यहाँ पर स्वीकृत की है, जिससे कि मंदिरों के जो सौंदर्यीकरण को लेकर के जो है यहाँ पर काम किया जाना है। जी बिल्कुल विनय, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो राशि जारी की है, अब इस राशि से मंदिरों का सौंदर्यीकरण तो होगा ही, लेकिन क्या इसके साथ साथ स्तरीय विकास, मंदिरों का स्तरीय निर्माण भी किया जाएगा फिर से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर जो सौंदर्यीकरण की अगर जो बात की जाए, जिस तरीके से मंदिरों का जो सौंदर्यीकरण होना है उसके साथ ही जो है कई ऐसे मंदिर की भी यहाँ पर जो है इस दौरान यहाँ पर निर्माण हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है राजधानी देहरादून की अगर बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, पूरे उत्तराखंड में जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद जो है यहाँ पर लोगों के हितों से जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर के भी जो है यहाँ पर
उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर यहाँ पर बात की जाए कि जिस तरीके से जो पर्यटन है, पर्यटन को जो है यहाँ पर बढ़ावे के तौर पर जो है वो भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं सौंदर्यीकरण की अगर जो बात की जाए, मंदिरों का जो सौंदर्यीकरण होना है उसको लेकर के जो है यहाँ पर राशि जारी कर दी गई है और जल्द ही इस पे जो है काम किया जाना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल विनय, तो जल्द ही मंदिरों का सौंदर्यीकरण होगा और पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए राशि भी अब जारी कर दी है। जी बिल्कुल, आपका इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर देहरादून से है, जहां सर्वे चौक स्थित IIDT सभागार से द्वितीय प्रतिभा अलंकरण समारोह में प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों के वर्ष 2022 से 23 के 36 डिप्लोमा धारक मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अब इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद महामहिम राज्यपाल और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान 36 छात्रों और 7 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि उन्हें खुशी है जब इस तरह से छात्र छात्राएं अपने संस्थानों के साथ राज्य का नाम रोशन करते हैं। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर प्रदेश में हर पॉलिटेक्निक संस्थान ये प्रयास करे कि उनके संस्थान का बच्चा अच्छे नंबर लेकर आए तो तकनीकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। विगत 2 वर्षों से ये दूसरा अलंकरण समारोह और तकनीकी शिक्षा विभाग ने अपने डिप्लोमा होल्डर्स को अंदर एक बढ़ा हुआ आत्मविश्वास के साथ जाए। इसके लिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज में होता है हमेशा, लेकिन इस तरह से ड्रेसअप करने के बाद जिस तरह बच्चों को अवार्ड देने का काम किया, ये बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा। और निश्चित रूप से जब एक इंजीनियर, एक डिप्लोमा होल्डर जब बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे जाएगा, तो जिस तरह हमारे कई यहाँ पर रेगनाइज आए थे जो आज सैकड़ों करोड़ का, वो उनको भी आज मैंने अवार्ड किया है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इन बच्चों को उनसे प्रेरित होने का अवसर मिले और एक बड़े आत्मविश्वास के साथ एक बड़े टारगेट की ओर बढ़े और बजाय रोजगार मांगने वाले के रोजगार देने वाले बने। यही उद्देश्य से हम लोग लगातार तकनीकी शिक्षा विभाग में तमाम कोशिश कर रहे हैं सुधार की। आज का जो इवेंट था, सच कहूं तो प्रतिभा की पूजा की है, लेकिन उससे भी ज्यादा आज हमने टेक्नोलॉजी को, पॉलिटेक्निक्स को और हमारे टेक्निकल एजुकेशन को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी और सम्मान दिया। आज जितने भी छात्र छात्रियां हैं जिन्होंने प्राप्त की है, उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। उनके साथ उनको शिक्षकों को भी, और सबसे जो टचिंग बात, ये जो अलुमनी हैं जो हमारे पॉलिटेक्निक से पहले पढ़े हैं और आज के दिन में इंडस्ट्री के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के अंदर में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको भी सम्मान। हरिद्वार जिले में आई आपदा के बाद भले ही किसानों के जख्मों पर मरहम ना लगा हो, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को किसानों की चिंता और उनकी याद आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में गुरुकुल नारसन से कांग्रेस ने किसान सम्मान यात्रा का आगाज किया। किसानों का दिल जीतने के लिए किसान सम्मान यात्रा का आयोजन होने लगा है। हालांकि हरिद्वार जिले में आई आपदा से किसानों के जख्म अभी भरे नहीं हैं। किसानों में बहुत आक्रोश है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ जातियां की हैं, जुल्म किए हैं और उनके हक से उनको मरहूम किया है। इन्होंने कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। लगातार गेहूं की फसल चौपट होगी, मुआवजा नहीं मिला और गन्ने की फसल, धान की फसल भी बर्बाद होगी भारी पानी से। कोई सर्वे नहीं, कोई पड़ताल नहीं, मुआवजा किस बात का, सरकार ये कह रही है। माननीय मुख्यमंत्री को हजारों किसानों के साथ एक ज्ञापन सौंपा था, उनसे बात की थी और हमारी मांग थी कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया है 1100 रुपया बीघा, वो अपमान है, इसको आप बढ़ा करके 10,000 रुपया करिए। हमने कहा बिजली, पानी और कर्ज किसान का 6 महीने का कर्ज पर ब्याज और बाकी वसूली जो है बिजली पानी की वो माफ़ करिए। इकबालपुर चीनी मिल का भुगतान करिए जो बकाया है किसानों का, और जो गन्ने का खरीद मूल्य है जल्दी घोषित करिए और 450 रुपये के पार करिए।
और अभी तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा है। हमने उसी दिन उनको स्पष्ट कर दिया था, हम निरंतर किसान सम्मान यात्राएं जारी रखेंगे। उत्तरकाशी के गांजना क्षेत्र के आराध्य देव गुरु चौरंगी नाथ के त्रिवार्षिक मेले की तिथि तय हो गई है। मेला 6 नवंबर को शुरू होगा और 10 नवंबर को इसका समापन भेटियारा में होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर रुपए पैसे का कोई चलन नहीं होता है और इस मेले में आने वाले हर श्रद्धालु का भगवान के समान आदर सत्कार किया जाता है। इस मेले में देवता भक्तों को कंडाली से आशीर्वाद देते हैं। गाजना क्षेत्र के चौरंगी देवता पर करोड़ों लोगों की आस्था है और इसलिए इस त्रिवार्षिक मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। जो हमारे गुरु चौरंगी आराध्य देवता है, उनका आज चरोड़ में हमारा मेला होता है। और जो चरोड़ में मेला होता है 3 मेले होते हैं और उसके बाद हमारा जो तय होता है, आज हमारा जैसे तय हुआ है कि हमारा जो मेला है, जो चौरंगी मेला होता है, वार्षिक मेला होता है, वो मेला हमारा ये लगाओ कि 6 तारीख नवंबर और 20 गति कार्तिक से शुरू होगा और 10 तारीख तक चलेगा, जो कि 5 गांव लगातार चौंडियाट गांव, दिखोली, सौड़, लोदाड़ा और भिटियारा तक चलेगा। और जो ये हमारा मेला, इससे पहले हमारा अभी 29 तारीख को फिर चरोड़ का मेला है। तो ये हमारी पारंपरिक मतलब कई वर्षों से चलता आ रहा है, जो कि गुरु चौरंगी के यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं वो चौरंगी देवता का आशीर्वाद। विशेष सत्र न्यायाधीश बागेश्वर आर के खुलवे की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी भगत सिंह दानू कपकोट तहसील के वाचम गांव का निवासी है। आरोपी के पास से करीब 1.5 किलो चरस बरामद की गई थी। कांग्रेस पार्टी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक और उत्तराखंड प्रभारी ऋषि चौधरी रुड़की में आयोजित कांग्रेस कार्यशाला में पहुंचे। अब इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन में 50% आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए निर्धारित किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार ये तय नहीं किया गया था। संगठन में युवाओं और महिलाओं को विशेष भागीदारी दी जाएगी। पार्टी का कहना है कि ओबीसी, एससी, एसटी जो भी स्टेक होल्डर हैं, सबको उनके हिसाब से टिकटों में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस लगातार महिला आरक्षण बिल की लंबे समय से मांग कर रही थी और कांग्रेस की सरकारों ने महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ाने का काम किया है। के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार तय किया गया था कि इस समय संगठन में या टिकटों में जो है युवाओं को विशेष भागीदारी दी जाएगी, महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी स्टेक होल्डर हैं सबको जो है उनके हिसाब से जो भी उनकी भागीदारी बनती है निश्चित तौर पर दी जाएगी। और कांग्रेस पार्टी, आपने देखा महिला आरक्षण बिल आया, हमने उसकी लंबे समय से मांग की थी, कांग्रेस की सरकारों ने उसको आगे बढ़ाने का भी काम किया था। डोईवाला के एक निजी वेडिंग पॉइंट में राष्ट्रीय सैनिक संस्था की महिला विंग द्वारा नवरात्रि के शुभ अवसर पर नवदुर्गा एक शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही महिला प्रकोष्ठ के विस्तार को करने में सहयोग करने वाली महिलाओं के साथ ही वीर शहीद सैनिक परिवार की कई महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला विंग राष्ट्रीय सैनिक संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सीमा त्यागी और कोऑर्डिनेटर श्वेता राय तलवार ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में राष्ट्रीय सैनिक संस्था की महिला विंग को आगे बढ़ाना है और प्रत्येक सैनिक परिवार की महिलाओं को इस संस्था से जोड़ना है।
राष्ट्रीय सैनिक संस्था का एक प्रोग्राम हमने इसलिए रखा है क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय सैनिक संस्था की महिला प्रकोष्ठ का विस्तार नहीं हुआ था। ये मुख्यतः महिला प्रकोष्ठ के विस्तार के लिए हमने कार्यक्रम रखा है, जिसमें कुछ ऐसी महिलाओं को हमने आमंत्रित और सम्मानित किया है जो इस विस्तार को करने में हमारा सहयोग करेंगी। कुछ वीर परिवारों से महिलाएं हैं जिनके परिवारों से कोई ना कोई पुरुष, कोई ना कोई व्यक्ति शहीद हो चुका है। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि उनको किसी न किसी प्रकार से सम्मानित किया जाए, उनका सहयोग किया जाए। तो इस कारण से ये महिला प्रकोष्ठ का विस्तार करने के लिए आज ये प्रोग्राम यहाँ राष्ट्रीय सैनिक संस्था की महिला विंग द्वारा आज हम नवरात्रि का पर्व, जिसमें हम देवी दुर्गा के 9 रूपों को पूजते हैं, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि हम लोगों के लिए, हम कहीं तो एक तरफ बच्चियों की, जिन्हें हम जन्म भी नहीं देने देते, उनकी हत्या करते हैं, और उधर हम नवरात्रि का पर्व पूजते हैं। ये एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। ये पर्व हम बड़े ज़ोर शोर से मना रहे हैं, और साथ में हम अपनी वीर नारियों को भी हम फेलिसिटेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ गंवाकर भी लेकिन अपने दायित्व सारे बखूबन निभाए हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।